बहुत से लोग हैं जिनको नहीं मालूम है कि गणभोज होता क्या है। यहाँ के जो अलग अलग संस्कृति, अलग अलग मौसम के अनुसार जो भोजन बनता है उनका एक सामूहिक नाम रखा हुआ है गणभोज। तो कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। कोई टेक्नोलॉजी बेच रहा है, कोई अन्न बेच रहा है, कोई तेल बेच रहा है, ठीक है ना। हम जिस देहरादून में बैठे हुए हैं, कितनी नदियों की हत्या हमने की, हमने खा लिया उसको, हमने पी लिया उसको, पचा लिया उसको। आप अगर अब पानी बचाने की बात नहीं करेंगे, अब कमाइए पैसा, दीजिए सुविधा, हमें स्विमिंग पूल भी चाहिए, हमें दुनिया के साथ चलना है, लेकिन जहां से ये पानी आ रहा है आपको उसके लिए काम करना होगा। एक हिस्सा जो आपने इस धरती से लिया उस पर खर्च कीजिए। आप नहीं कर सकते हैं, हम करेंगे। आपने जो अपना बच्चा कुरकुरा खरीदता है, सड़क पर छोड़ता है, अगले दिन रैली निकल जाती है, प्लास्टिक हटाओ, पर्यावरण बचाओ, ये नहीं चलेगा। देखो, जो काम सरकार नहीं कर सकती है वो हम लोग करते हैं, और जो हम नहीं कर सकते हैं वो सरकार करते, तो दोनों एक ही सिक्के के पहलू, और हमें मिल करके चलना होता है। कि एकल फसल उत्पादक किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की। तो मैंने कन्याकुमारी से लेकर देहरादून और बंगाल से देहरादून और कश्मीर से देहरादून तक की साइकिल यात्राएं की। मुझे जब कोई पूछता है कि आपकी क्या पढ़ाई लिखाई है, मेरी पढ़ाई लिखाई है 25 साल सामाजिक कार्य और देश की इतनी यात्राएं हैं। भाई, इसमें अगर तुम संतुष्ट हो ठीक है, नहीं तो मेरी शिक्षा यही है। 3500 जल कुंड, कच्चे तालाब वहां के लोगों ने बनाए जंगल में, 3500। ये मन की बात का भी हिस्सा रहा। कोविड के दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता एक शब्द है, वो पूरी दुनिया में उछल कूद कर रहा था, और सब बोल रहा था कि बेटा बचना है, ऐसा भोजन करिए जिसके लिए उत्तराखंड पहले से बोल रहा है। कौन कौन से ऐसे जो है देश है जहाँ ये पहुंचा हुआ है? अपने यहाँ करना कठिन था, लेकिन विदेशों में जाना आसान है। तो भाई, डिमांड मोमो की है ना, बनाओ मंडवे के मोमो, बनाओ झंगोरे का डोसा। तो आप जरा बताइए कि बीज बम क्या है? उत्तराखंड में गढ़वाल कुमाऊं में एक कहावत है कि सच्चा बीज होगा तो पत्थर के ऊपर भी उगेगा। तो ये बीज बम अभियान है, ये अभी उत्तराखंड से शुरू होकर के जो है अपने 17 राज्यों तक चला हुआ है, और लोग धीरे धीरे इससे जुड़ रहे हैं। ये जो बिस्लरी वाली बहनें हैं ना, उनके लिए हमने तोड़ निकाल दिया है। देखो, ये तो स्विमिंग पूल वाले भाई साहब लोगों से तो मेरा अनुरोध है कि बहुत हो गया। देखो, एक अच्छा डॉक्टर नहीं भी होगा तो चलेगा, 2-4 ही लोग 10-20 लोग मरेंगे। इंजीनियर नहीं होगा तो पुल टूटेगा, लेकिन अच्छा शिक्षक नहीं हुआ, शिक्षक ने अच्छी शिक्षा नहीं दी तो पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेत्र में। आपको भी नमस्कार, और सभी न्यूज़ नेत्र के दर्शकों को नमस्कार, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। द्वारका प्रसाद सेमवाल जी, आप लोगों ने ये नाम ज़रूर सुना होगा। सर, आपका नाम तो आज देश दुनिया में मशहूर है, क्योंकि आपने ऐसे काम किए समाज सेवी के तौर पर जो कि एक राज्य के लिए गर्व की बात है कि हमारे राज्य की एक पहल को इंटरनेशनल लेवल तक जो है सराहा गया है। उसके बाद पूरी दुनिया उसकी बात कर रही है। उत्तरकाशी से आप आते हैं, तो अगर हम आपसे बात करें कि द्वारका प्रसाद सेमवाल जी हैं कौन? आपने बहुत सारे चीज़ों की शुरुआत की, जैसे गणभोज हो गया, बीज बम हो गया, कल के लिए जल, आपने बहुत सारे जो समाज सेवा के लिए काम किए, लेकिन आप कौन हैं? आपने कब से ये शुरुआत की, कहाँ से विचार आया? क्योंकि समाज सेवी बनने का, जिसके बदले आपको कुछ नहीं मिलता, वो बनने का विचार जब हम अमूमन युवा होते हैं, यंग होते हैं, तो हमारे मन में नहीं आता है। तो कहाँ से शुरुआत की आपने? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। देखिए, असल में होता क्या है ना, कि 2 तरह के लोग होते हैं सामाजिक कार्यों में। जो लोग होते हैं, कुछ बड़ी पढ़ाई करके होते हैं, और कुछ हालातों से निकले हुए होते हैं। हम लोग उसमें शामिल हैं। हमने जब राज्य की लड़ाई चली थी, आंदोलन चल रहा था, तो कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, तब वो नारा चल रहा था, जो सुबह भी उससे होती थी और शाम को आज दो अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, सोना उससे होता था। ठीक है। दूसरा, हमारा गांव 97 में भूस्खलन से तबाह हो गया था। बागी ब्रह्मपुरी मेरा गांव है, उत्तरकाशी का, विकासखंड डुंडा में है। तो उस दौरान जब राज्य आंदोलन में भी थे ही, और कुछ समाज सेवी जब राहत, रेस्क्यू और रिलीफ के कामों में जुटे हुए थे,
तो जब पिताजी लोगों ने देखा उनको कि ये लोग आ रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, घर चादर कपड़े जो भी है उपलब्ध करवा रहे हो, नमस्ते करके चल दे रहे हैं, तो पिताजी के दिमाग में ये बात बैठी कि ये काम करना, ये है कौन है ये पता नहीं, लेकिन बेटा जब भी करोगे तो इस तरह का काम करना है। उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि स्वैच्छिक संगठनों से है, एनजीओ से है, सामाजिक क्षेत्र से कौन है क्या है, कुछ पता नहीं, लेकिन उनके व्यवहार देख करके, उनके सेवा भाव देख करके तो माँ जी पिताजी ने तय कर लिया था कि जो भी है बेटा काम ये करना है। और फिर राज्य आंदोलन चल ही रहा था, जैसे ही राज्य बना तो हमारे कुछ साथी चले गए सरकार में, कुछ चले गए सरकारी नौकरी में, कुछ चले गए व्यवसाय में, तो हम लोग आ गए। वो जो नारा लगा करके हम बड़े हुए थे, कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उसे आर्थिकी के जरिया बनाने के लिए, उसको साकार करने के लिए हम फिर इस फील्ड में आ गए। बस यही से हमारी जीवन की शुरुआत हुई थी, सामाजिक क्षेत्र की शुरुआत होती है। जी, आपने गढ़भोज की शुरुआत की। मैं आपसे पूरे गढ़भोज के बारे में पूरा जानना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सामाजिक सेवा में तो आपने बोला कि समाज सेवा में आप जाएंगे, लेकिन घर परिवार चलाने की चिंता नहीं हुई? देखो हमेशा क्या है ना कि ये कुछ काम ऐसे होते जीवन में जिसमें बहुत कुछ चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं, और जब घर से भी हो और मन से भी हो, दो तरह की बातें होती है। क्या होता है ना कि आज तय कर देते कि मेरा बेटा ऐसा करेगा वैसा करेगा, मेरा बच्चा बेटा बेटी जो भी है, ठीक है ना, और फिर उसके लिए व्यवस्थाएं, ठीक है, उसका मन भी हो जाता है ऐसा। लेकिन हमारा ये था कि घर से था और फिर जरूरत थी। उस दौर में जब राज्य बना, उस दौर में जरूरत थी कि कुछ जो राज्य के संसाधन है, क्योंकि जब राज्य के लड़ी गई तो एक ही बात थी कि कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, कि मतलब कोदा उगाएंगे, जो यहाँ के फसलें उनको उगाएंगे, खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, वैल्यू ऐड करेंगे, पैसा कमाएंगे, और दुनिया इसी पर चलती है। कोई टेक्नोलॉजी बेच रहा है, कोई अन्न बेच रहा है, कोई तेल बेच रहा है, ठीक है ना। तो ये बात थी, तो यहीं से शुरुआत हो गई, और फिर ये सारा कुछ नहीं रहा कभी ऐसा कि इसकी भी जरूरत पड़ेगी या कमी होगी, और ना ही कमी हुई, नहीं जरूरत पड़ी, काम चल रहा है और बेहतर तरीके से, क्योंकि हम लोग किसान घर से है ही है, तो खाने पीने के लिए घर का हो जाता है, और फिर चलने का तो चल ही रहे। जी ठीक। तो अब हम गढ़भोज की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि बहुत से लोग हैं जिनको नहीं मालूम है कि गढ़भोज होता क्या है, तो मैं उस शब्द को आपको चाहूँगी कि आप थोड़ा बताएं शब्द के बारे में, फिर मैं आपसे जानूंगी कि किस तरीके से जो गढ़भोज की शुरुआत हुई और गढ़भोज के अंदर आप क्या क्या दुनिया को परोस रहे हैं। जी देखो, गढ़भोज असल में क्या है कि उत्तराखंड का जो परंपरागत भोजन है, यहाँ पर हजारों तरह के भोजन बनते हैं। हर नदी घाटी के बाद कुछ ना कुछ नया है। यहाँ पर मूल रूप से जौनसार हो गया है, गढ़वाल हो गया, कुमाऊं हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ के जो अलग अलग संस्कृति, अलग अलग मौसम के अनुसार जो भोजन बनता है, उनका एक सामूहिक नाम रखा हुआ है गढ़भोज। क्योंकि यहाँ पर जो यात्री आता है वो पूछता है साहब यहाँ का क्या खास है, कि यहाँ का भोजन तो पहाड़ी भोजन बोलते थे। भाई पहाड़ी तो हिमाचल भी है, अन्य राज्य भी है। तो फिर ये तय हुआ कि क्योंकि उत्तराखंड को गढ़ों के देश के नाम से जाना जाता है, पौड़ी गढ़वाल, कुमाऊं गढ़वाल, इस तरीके से, ठीक है ना। तब ये बात जब गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार के साथी जो इस अभियान के साथी रहे, सारथी रहे, तो ये तय हुआ कि यहाँ का क्या ऐसा कॉमन नाम हो सकता है जिसके नाम से उत्तराखंड के भोजन को जाना जाए, क्योंकि यहाँ तो हजारों हजार वैरायटी है। तो ऐसा हम बोल नहीं सकते साहब उत्तराखंड का भोजन क्या है, चुरकानी है, ऐसा चुरकानी भात है, ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं। हम डूब के भात भी नहीं बोल सकते हैं, हम स्वाले भी नहीं बोल सकते, हम अस्के भी नहीं बोल सकते, अलग अलग नहीं बोल सकते हैं ना। तो सामूहिक नाम क्या हो, ये तय किया गया कि इसका नाम गढ़भोज हो। तो गढ़भोज उत्तराखंड के परंपरागत जो भोजन है यहाँ का, उसका एक सामूहिक नाम है। जी। तो गढ़भोज की जब आपने शुरुआत की, गढ़भोज किस तरीके से की, कब शुरुआत की, उससे पहले मैं जानना चाहूँगी जब आपने गढ़भोज शुरू किया तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो दोस्त आपके सरकारी नौकरी में चले गए और अलग अलग जगह कहीं ना कहीं उत्तरकाशी से छोड़ के बाहर भी गए, उन्होंने नहीं कहा कि क्या कहाँ समय बर्बाद कर रहे हो, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके आगे का कहीं नौकरी वोकरी ढूंढो? देखो, ये गढ़भोज की जो यात्रा है, अभियान की जो यात्रा है, बड़ी मजेदार है, बड़ी पेचीदा रही है, दर्द भरी रही है, लेकिन मजेदार ज्यादा रही है।
ठीक है ना। हमेशा मुझे घर से ही मुझे शिक्षा मिली है कि आप जब भी कोई बड़ा काम करते हो तो पहले अपमान, अपयश, अलगाव, अपवाद और ये मान और स्वीकार्यता सबसे लास्ट की है, ठीक है ना। जब हम इसे शुरू कर रहे थे तो हमारे साथ ही बहुत सारे लोग कहते थे कि यार पिज्जा के जमाने तुम चौसा कापला की बात कर रहे हो, पिज्जा के जमाने, चाउमीन मोमो के जमाने तुम जो है डूब के चुरकानी की बात कर रहे हो। हम दाल फ्राई खाने वाले लोग, पंजाबी तड़का खाने वाले लोग, हम इतनी सारी डिशें हैं ऐसी जिनका बड़े फक्र से नाम लिया जाता है, लेते हैं लोग। तो लोग कहते थे ऐसा, लेकिन नहीं, क्योंकि हमें मालूम था ना, हमारे दिमाग में और मन में बात क्लियर थी, आने वाला समय हमारे भोजन का है और हमारी आर्थिक या हमारा राज्य जो मजबूत होगा वो होगा घरेलू उत्पाद से। और घरेलू उत्पाद उत्तराखंड में सिर्फ और सिर्फ मोटे अनाज, मोटा अनाज क्या है कि हमारे पूरे क्षेत्र में पाया जाता है। जबकि हम फलों की बात करें तो विशेष घाटियां हैं, हर्षिल घाटी सेब की है, दूसरी घाटी है संतरे की है, तीसरी चौथी, ठीक है ना, अलग अलग बटी। लेकिन जो हमारा ये मोटा अनाज है, 12 नाजा है, और पूरा धारचूला से लेकर ये आराकोट तक, मुंशियारी तक, ठीक है ना, ये सारा हर कहीं आपको मिल जाता है। तो ये था और ये है जिससे हमारे राज्य की आर्थिकी और पहचान बनी, ठीक है। और दूसरा स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि जरा सोचिए आप, जब यहाँ पर रोड नहीं थी, दूर दूर लोग थे, तब लोग स्वस्थ कैसे रहते थे, भरपेट भोजन कैसे खाते थे। तो समझिए ये भोजन तब का है जब आपके पास दुनिया में और कुछ संसाधन नहीं थे, इसने तब भी आपको पाला, तब आपको स्वस्थ रखा और तब आपको सुरक्षित रखा, और कभी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ा, ना बीज के लिए ना पानी के लिए। इसी खेती आप देखोगे कि नहरों की जरूरत ही नहीं। नहर का पिछला 60 साल, 80 साल, 100 साल से ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है। पहाड़ में गोलें होती थी छोटी छोटी, जो हमारी रोपा खेती होती थी, अदरवाइज कहीं पर आपको, क्योंकि सारी खेती बिना पानी की होती थी। तो असल में ये क्या था कि इसकी निर्भरता दूसरे चीज़ पर बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है ना। तो ये सारा जो लबो लबाब है, तो ये था कि मजबूत आर्थिकी और स्वस्थ समाज की कल्पना। जैसे आज मैं अगर बोलूँ मोटा अनाज को ज़्यादा, जैसे हम बोलते हैं आजकल ऑर्नामेंटल जो होता है, सजाने वाले स्नेक प्लांट की बात करते हैं लोग, उसको घर में इसलिए रखते हैं क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती और घर सुंदर भी लगता है। तो ऐसे उत्तराखंड में जो पहाड़ों की शान था वो उसका मोटा अनाज था, जो कम संसाधनों में बहुत अच्छे से मतलब फायदेमंद भी था। आपने 12 अनाजा बोला, कौन कौन से 12 अनाज है? अच्छा देखो आप कि जब हमारी रोपाई होती है ना, तो रोपाई के साथ साथ जो है क्या होता है, भट्ट भी बोया जाता है, काला भट्ट, सफ़ेद भट्ट। तो हमारे 12 अनाज में क्या आ गया, हमारा कोदा आ गया, झंगोरा आ गया, मार्शा आ गया, ये बकबीट जो हमारा अमरिंद, ये बकबीट है हमारा, ओगला आ गया, काले भट्ट आ गए, दालें आ गई, तिल आ गई। तो ये सारा कुल मिला के जो हमारी खेती होती थी, जो हमारी मोटे अनाज 12 अनाज की खेती है, वो एक दूसरे पे मिक्स, आज की डेट में हम बोले वैज्ञानिक भाषा में मिक्स क्रॉपिंग पैटर्न। अब दोबारा से उस पर लौट रहे लोग। पहले एक बार ये था कि नहीं साहब हमें यूरिया डालनी है, हमें गेहूं उगाना है, चावल ही उगाना है, जबकि हमारा मिक्स क्रॉपिंग जो पैटर्न था वही 12 अनाज है, ठीक है। तो वो क्या था कि अगर आपके लिए जो है ये चावल हो रहा है, तो चावल के साथ साथ आपके लिए दाल भी उग रही, साथ में तिल भी उग रहे हैं, काले भट्ट भी उग रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज किसी का उत्पादन कम हो गया तो दूसरा उसकी भरपाई कर लेता है। तो ये नहीं था कि जैसा बीच में चला कि नहीं साहब कैश क्रॉप, एकल प्रजाति की फसलें तैयार करना, तो वो उसका ये नहीं था। आप देखेंगे इसका जो अभी हम चर्चा करेंगे, मैंने कन्याकुमारी से लेकर देहरादून और बंगाल से देहरादून और कश्मीर से देहरादून तक की साइकिल यात्राएं की। मैंने विदर्भ में देखा, मैंने आंध्रा के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में देखा कि एकल फसल उत्पादक किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की, ठीक है ना। तो उसका क्या था कि उग गया तो ठीक है, नहीं उगा तो ठीक है। अपने जो 12 अनाजा है, अब कुछ नहीं तो काले भट्ट हो जाएंगे, कुछ तो खाने के लिए, अरे कुछ नहीं तो जो है अपना साठी जो भी होगा वो उगेगा, उसके बाद जो है अपने लिए नहीं होगा तो उसका जो तना है वो पशु के काम आएगा, पशु के काम आएगा तो दूध देगा, गोबर देगा, ये सारी चीज़ें। तो ये जो अपना हमारा 12 अनाजा है, ये अपने आप में सस्टेनेबल
एग्रीकल्चर मॉडल था ये। जी, जैसे आपने बोला कि मिक्स क्रॉपिंग, उससे कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि मिक्स क्रॉप करने से आपका जो ज़मीन है उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो बनी रहती है, एक अनाज पूरा पोषण सोख लेता है। जी जी जी। तो जैसे आपने अलग अलग जगहों के बारे में बात किया है, साइकिल यात्रा के बारे में बात की, तो साइकिल यात्रा आपने कब से शुरू की, कैसे शुरू की, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए क्या ये मैंने 2008 में सबसे बड़ी साइकिल यात्रा की थी। 2007 में मैंने जम्मू कश्मीर से देहरादून तक की, 2008 में यहाँ कन्याकुमारी से देहरादून तक की, और 2012 में बंगाल से न्यू जलपाईगुड़ी से देहरादून तक की। और उससे पहले हम चले 2004 में, मेरे साथी है एक प्रेम पंचोली, हमने वहाँ से लाखा मंडल से लमगांव तक पद यात्रा, 2016 में पूरे राज्य भर में, उस 2006 में गंगोत्री से उत्तरकाशी तक। तो ये बहुत सारी यात्राएं रही, और इन यात्राओं से जो हमने सीखा वो फिर हम अप्लाई करते रहे। असल में हमारी जो पढ़ाई लिखाई है, मुझे जब कोई पूछता है कि आपकी क्या पढ़ाई लिखाई है, तो मेरी पढ़ाई लिखाई है 25 साल सामाजिक कार्य और देश की इतनी यात्राएं। भाई इसमें अगर तुम संतुष्ट हो ठीक है, नहीं तो मेरी शिक्षा यही है। तो इन यात्राओं ने हमें भोजन को, जो गढ़भोज अभियान को आगे बढ़ाने में ताकत दी। कैसे साउथ इंडिया में वहीं का भोजन चलता है, 3 राज्यों में हमें कहीं भी जो है ना कुछ और नहीं मिला। अच्छा। वही मसाला डोसा, इडली सांभर सारा खाना है तो खाइए, नहीं खाना है तो देख लीजिए आप, ठीक है। दूसरा वहाँ से सीखने की बात ये मिली कि आप देखिए केले का पत्ता किसी काम का नहीं होता, उसे बकरी भी नहीं खाते, पशु भी नहीं खाता, लेकिन उन्होंने उसे मेन स्ट्रीम में ला रखा पत्तल के लिए। हर बारात, छोटा आयोजन जो भी होता है, 5-10 हज़ार रुपए के तो पत्तलें लगती है, तो उन्होंने उसे ऐसा जोड़ा हो। तो वही हम लोगों ने यहीं अप्लाई किया, और गढ़भोज को जो मेन ताकत मिली, एक तो राज्य आंदोलन का सूत्रवाक्य रहा, और दूसरा जब ये यात्राएं की तो और मजबूती मिली। क्योंकि आपने जो सबसे पहले प्रश्न किया, लोग ने कहा कि आप क्या करो क्या नहीं करो, वो सारा कुछ सुनने को मिला, देखने को मिला। लेकिन जब दूसरे राज्य में देखा कि भाई वहाँ हो सकता है, बंगाल में मैं तो शुद्ध वेजिटेरियन हूँ, लेकिन जब बंगाल की यात्रा की तो मच्छी भात खाना ही पड़ा, चारों तरफ मच्छी भात। वैसे ही हमारे यहाँ चौसा काफला रहेगा, डूबका भात रहेगा, तो लोग खाएंगे ना, बिकेगा ना। जब आपने दे रखा है और दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन दे रखा, तो लोग अपने यहाँ का पसंद करेंगे ना। तो ये सारा इन यात्राओं का, ये सारी देन रही है। जी, तो जो यात्राएं की उसमें कुछ, जैसे कि हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि कोई अभियान जब बड़ा बनता है उसमें हमें मदद चाहिए होती है। अब वो मदद चाहे सामाजिक तौर पे, सामाजिक जो लोग हैं वो करें या सरकार करे, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी भी है कि वो अपने राज्य को, अपनी जो सामान है, अपनी चीज़ों को प्रचार, उनका प्रसार करे। तो इसमें सरकारी कोई मदद आपकी मिली? जी देखो, सरकार के बिना हम नहीं और हमारे बिना सरकार नहीं, ठीक है ना। सरकार भी कल्पना नहीं कर सकते हमारे बिना, और हम भी कल्पना नहीं कर सकते। तो जो ये गढ़भोज अभियान रहा है, तो शुरुआती दौर में तो हम खुद ही स्टॉल लगा रहे थे, लोगों से लगवा रहे थे। तो फिर इसके बाद एक समय आया कि भाई जब हमारे बहुत सारे लोग तैयार हो गए, तो हमने सरकार से बात की कि आप जो मेले थौले होते हैं, जो प्रदर्शनी होती है, उस पर लगवाइए, आप प्रदर्शनी बनवाइए कार्यक्रम। आप देखेंगे 2004 के बाद लगभग जो मेले थौले प्रदर्शनी, चाहे दिल्ली में लग रही हो, चाहे देहरादून में लग रही हो, आलवाली में लग रही हो, कहीं भी हो, तो एसएचजी को जगह दी जाती है, ठीक है ना। तो उसके पीछे हम लोग हैं, और इससे आगे ले जाने वाली सरकार है, ठीक है ना। हमने सरकार के कानों में ये बात डाली कि साहब प्रस्ताव ये होना है, ठीक है। दूसरा, उसके बाद चलते चलते हम, ये वर्ष 2014 की बात है कि उत्तरकाशी से शुरू हुआ था कि जो सरकारी बैठकें हैं, सरकारी आयोजन है, उसमें उत्तराखंड का परंपरागत भोजन गढ़भोज को परोसा जाए और कंपलसरी किया जाए। तो ये सरकार ने किया, करते करते आज देखो G20 का सम्मेलन होता, तो उस पर जो है 5 सितारा होटल, उसको मजबूरन उसे जो है गढ़भोज परोसना पड़ता है। तो ये असर है, ठीक है ना। सरकार का ये रोल है, ठीक है। वहाँ से 2014 के बाद हम चलते, ये हमें उपलब्धि बड़ी मिलती है कि भाई सरकार ने जो है ये आदेश कर दिया कि हाँ ऐसा होना है। पहले उत्तरकाशी से शुरू हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद हम मिड डे मील में शामिल की पैरवी हमने की, तो वहाँ पर सरकार ने बड़ा सपोर्ट किया, सरकार ने उसे शामिल किया। ये बड़ा सरकार का सपोर्ट रहा। वर्ष 2021 को
हमने गढ़भोज वर्ष के रूप में मनाया। कोविड हुआ, कोविड के दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता एक शब्द है, वो पूरी दुनिया में उछल कूद कर रहा था, ठीक है ना, और सबको समझा रहा था, बोल रहा था कि बेटा बचना है, ऐसा भोजन करिए आप जिसके लिए उत्तराखंड पहले से बोल रहा है, क्योंकि उत्तराखंड पहले से बोल रहा था, उसने राज्य बनने से पहले बोल दिया था कि भाई ये खाएंगे और ये खिलाएंगे, ठीक है ना। आपने नहीं सुना वो तुम्हारी गलती है, लेकिन हम स्वस्थ मस्त है, ठीक है ना। तो 2021 में हमने वो गढ़भोज वर्ष के रूप में मनाया। तो 15 जनवरी को गढ़भोज वर्ष का शुभारंभ होता है देहरादून के GGIC राजपुर रोड पर, और 16 जनवरी को तत्कालीन DGP श्री अशोक कुमार जी, उनकी तरफ से आदेश जारी हो जाता है कि उत्तराखंड के जो भी जितने भी 360 के आसपास हैं मेस कैंटीन है, सप्ताह के एक दिन गढ़भोज बनेगा। तो ये सपोर्ट सरकार का है, ठीक है ना। तो ये चलते चलते कि सरकार और हम, देखो जो काम सरकार नहीं कर सकती है वो हम लोग करते हैं, और जो हम नहीं कर सकते हैं वो सरकार करती है। तो दोनों एक ही सिक्के के पहलू, और हमें मिल करके चलना होता है। तो सरकार का बड़ा इसमें योगदान है हमारे कामों में। और बड़ी बात है कि स्वीकार्यता, सरकार ने स्वीकारा है हमारे, चाहे बीज बम अभियान को, पानी के हो, गढ़भोज को। अभी गढ़भोज दिवस 2022 से हम लोगों ने इसमें एक और अध्याय जोड़ा। गढ़भोज वर्ष के बाद आप देखो, गढ़भोज वर्ष का इम्पैक्ट आप देखिए, नाम लोकल था, सोच ग्लोबल थी, उसका असर 2023 में दिखता है कि उत्तराखंड 2021 में ही मोटा अनाज वर्ष गढ़भोज वर्ष के रूप में मना चुका है। और उसमें तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, तत्कालीन शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन सिंह रावत गांवासी जी, और पुलिस के DG अशोक कुमार जी, वो लोग शामिल होते हैं। और फिर इनके माध्यम से सरकार को फिर प्रस्ताव भी जाता है। हमने तब ये नहीं कहा था कि मिलेट्स ईयर मनाना, हमारा प्रस्ताव ये था कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन हो, जैसा हम उत्तराखंड में 2021 में मना रहे हैं, आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का, हमने तो गढ़भोज ही कहा था कि गढ़भोज वर्ष जो है राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाना चाहिए। लेकिन आप उसका असर देख रहे हैं कि UN से स्वीकारता है, भारत सरकार स्वीकारती है। तो उसके बाद 2022 में हम लोगों ने तय किया कि कैसे, हमने देखा कुछ फेल्योर भी होते हैं और उससे हमेशा सीखना चाहिए। हमारे बहुत सारे साथियों ने, बहुत सारे दोस्तों ने होटल रेस्टोरेंट गढ़भोज की अन्य नामों से खोले हैं। देखा गया कि वहाँ पर कस्टमरों की कमी थी, और कस्टमर कौन है? युवा। बाजार को तय कौन करता है? युवा। तो फिर हम लोगों ने तय किया कि स्कूल में ये कार्यक्रम होने चाहिए, कम से कम साल में एक दिन ऐसा हो जब गढ़भोज को लेकर के, फसलों को लेकर के प्रेजेंटेशन दिए जा रहे हो, कार्यक्रम हो रहे हो, तो ये सामने पर आया कि गढ़भोज दिवस मनाया जाए। तो 7 अक्टूबर को तय किया गया। तो 2022 से शुरू हुआ, 2023-24 अभी आप मानोगे उत्तराखंड का सबसे बड़ा आयोजनों में से, जो 2023 में 15,000 स्थानों पर 7 समुंदर पार भी उसमें शामिल है। देश जहां भी उत्तराखंडी है, चाहे चंडीगढ़ हो, जम्मू कश्मीर में है, गुजरात में है, वहां पर गढ़भोज दिवस मनाया गया। और वर्ष 2024 में 16,000 स्थानों पर। इसका मेन उद्देश्य ये कि बच्चे जाने, पुरानी पीढ़ी को जिन्होंने हमें ये भोजन फसलें विरासत में दे, उनको धन्यवाद दें, प्लस पड़ोसियों को भी बताएं कि हमारा भोजन ऐसा बनता है, इसके ये फायदे हैं। और जो नई बहू, नई जनरेशन है जो डिस्कनेक्ट हो रखी है, वो जुड़े, उन्हें पता चले कि गढ़भोज दिवस के दिन हम लोग अपने भोजन का उत्सव मनाते हैं। तो ये बड़ा तो सरकार ने इसे स्वीकारा। हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी, जो इस अभियान में कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, उनका वीडियो जारी होता है। पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी, मेरे गुरुजी हैं, वो जारी करते हैं। पद्मश्री प्रीतम भरतवाणी सबसे पहले आ करके कि हाँ ये होना चाहिए। इंदर आर्य अपने गुलाबी सरारा का फेम, अपने प्रसिद्ध गायक है, उनकी तरफ से, और कई होटलियरों से, टीकाराम उसमें हो गया, नीदरलैंड में वो बड़ा आयोजन करते हैं और वहीं से वीडियो रिलीज करते हैं। तो ये सारा हुआ, ये चल रहा है। तो इसमें सरकार का ये सहयोग है
और अभी भी ये कोशिश की जा रही कि ये जो कैबिनेट में आएगा, प्रस्ताव आएगा इसका, और इसे बेहतर तरीके से, तो सरकारों का बड़ा अच्छा सपोर्ट रहा है। सर जैसे आपने बोला कि 7 समुंदर पार वहाँ तक इसकी पहचान और ये पहुँच जा चुका है, तो कौन कौन से ऐसे जो है देश है जहाँ ये पहुँचा हुआ है इस समय पर? अमेरिका, नीदरलैंड, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, भूटान, और नेपाल तो अपना साथी है, हमारा भाई है, ठीक है ना। देखो क्या है कि हमारे उत्तराखंडी पूरी दुनिया में है और होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत आसान है। अपने यहाँ करना कठिन था, लेकिन विदेशों में जाना आसान है, क्योंकि हमारे वो साथी वहाँ पर बैठे हुए, और हम तो आह्वान कर ही रहे उनका, लेकिन इस बार बड़ी बात ये रही कि जो मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया, तो बहुत सारे साथियों ने अलग अलग जगह विदेशों में, ये वहाँ से हमें रिपोर्टें आई, इसलिए हमें ज़्यादा जानकारी है वहाँ की। हाँ, लोगों ने अन्य जगह भी मनाया है, तो ये देश है जहाँ पर और अगली बार और अच्छी तैयारी होगी जी। जैसे मैं हाल ही में अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करूँ, कुछ दिन पहले ही वन विभाग ने कार्यक्रम किया था, ये मालसी में ही। वहाँ पर वो जब भोजन की व्यवस्था थी, उसमें कोदे की जो रोटी थी, वो जैसे मडुआ बोलते हैं, जी जी, मडुए की रोटी भी उन्होंने रखी थी, झंगोरे की जो खीर है, मतलब झंगोरे की खीर और ये रोटी है जो आजकल ज़्यादातर देखने को मिलती है। जी। अब मैं एक चीज़ आपसे बताना चाहूँगी, यही गणभोज को इसी पे उसके आगे की बात करेंगे, लेकिन तब तक इसको यहीं पे समाप्त करेंगे एक ही सवाल के साथ कि जो आजकल मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, जैसे आप मडुए के जो मोमोज बनाए जा रहे हैं, चाउमीन बनाई जा रही है, जो बर्गर वगैरह इस तरीके की चीज़ें बनाई जा रही हैं, ये आपकी विचारधारा को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, या आपको आपकी क्या विचार है इस बात को? देखो, इसमें हमारा इन सभी जो एक तो भोजन व्यवसाय से लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक दूसरा हमारा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है अपने सरकार के, तो हमने सरकार से ये बात बहुत पहले से चल रही कि भाई जो हमारा ट्रेडिशनल भोजन है उसकी जानकार तो हमारी माँ बहनें लोग है ही है, लेकिन आज देखो ना, बाजार निरंकुश होता है, और बाजार में स्वाद और पैसा दो चीज चलती है, भाई कम क्या है और स्वाद किस में है। तो मोमो चल पड़ा है, ठीक है ना, तो हमें हमारा जो मंडुआ है वो कैसे वहाँ पर फिट हो, उसके कैसे मोमो बने, कैसे हम तो मसाला डोसा भी बनवा रहे हैं मंडुए का। हाँ, तो ये सारी बातें, ये इसको नई जनरेशन तक ले जा रहा है, और जो ये बने हुए हैं, जैसा मोमो हो गया, चाउमीन हो गया, ये सारी चीज़ें, तो ये जैसी मंडुए की अपने इसकी झंगोरे की बनेगी, तो देखो हमें तो कुल मिला के लोगों को पहले तो अपने भोजन को मेन स्ट्रीम पे जोड़ना, दूसरा लोगों को स्वस्थ रखना, स्वस्थ समाज की कल्पना जो हमारी है। तो भाई डिमांड मोमो की है ना, तो बनाओ मंडुए के मोमो, बनाओ झंगोरे डोसा, तो ये फुल सपोर्ट कर रहा हूँ। ये जो नई जनरेशन, नए लोग जुड़ रहे हैं, ये बड़ा अच्छा इसमें काम कर रहे हैं। और ये देखो हमारी सफलता, अभी आपने कहा कि आप फलाने विभाग के उसमें गई थी, वन विभाग में, मैं सभी दर्शकों को कहूँगा कि इसको लेकर के बहुतों ने काम किया, ऐसा नहीं है कि हमने काम किया, बहुतों ने काम किया, लेकिन हम एक चीज दावे के साथ कहते हैं, इसे चूल्हे से 5 सितारों सरकार तक ले जाने का काम हमारा द्वारिका प्रसाद सैमवाल एंड पार्टी प्लस जाड़ी संस्थान कर रहा है। और आपको इस बात के, जब भी आप कहीं बड़े होटल पे खा रही हो या शादी ब्याह में आप देख रही होंगी कि अब जो है अपने उत्तराखंड के भोजन की स्टॉल होती है, कार्यक्रमों में स्टॉल होती है, अब जरूर हमारा चेहरा याद कीजिएगा उस टाइम की। इन लोगों की ये कल्पना थी, और मैं धन्यवाद उन सबको दूंगा कि जिन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया था, और हमारी टीम को धन्यवाद इसके लिए कि उन्होंने जो छोटे छोटे टुकड़ों में हो रही थी, चूल्हे चौके तक थे, उसको पत्रकार साथियों के समय अथाह बड़ा योगदान है। मीडिया का तो इतना योगदान है मत पूछिए आप, मतलब शायद हमारा उतना नहीं जितना उनका है, ठीक है ना, उनको तो स्पेशली धन्यवाद है। तो ये जो अभियान रहा, आज बड़ी मतलब संतुष्टि होती है कि आज हजार लोग बोलने वाले हैं, हजार लोग करने वाले हैं। एक दौर वो था जब हम खुद बेटर का काम करते कि लो जी खाओ साहब, अरे मत देना पैसे, भाई खा ले, मोमो खा ले, मंडुआ का खा ले एक बार। लेकिन आज बड़ी बात है कि बड़े अच्छे होटलों में मिल रहे हैं, लोग बना रहे, बस यही तो है। हमारा यही काम था, और हम वहां तक पहुंच चुके हैं, जो हमने टारगेट सेट किया था वहां तक पहुंच चुके हैं।
तो द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी एक टारगेट पूरा करके वहां तक तो रुकने वाले नहीं हैं। जी 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 तो आगे और भी चीजें आपने शुरू कर दी, या आपको लगा कि हाँ चलो ये सेटल हो गया, आप बाकी देख लेंगे? जी जी तो आपने बीज बम की शुरुआत की। जी। तो आप जरा बताइए कि बीज बम क्या है? देखिए, बीज बम क्या है कि खेल खेल में पर्यावरण संरक्षण और मानव और वन्य जीवों के बीच जो संघर्ष बढ़ा है उसको कम करने का एक अभियान का नाम है बीज बम। और बीज बम होता क्या है, मिट्टी, कंपोस्ट, पानी को मिलाकर ये गोला बनाया, 2 बीज उठाए, उसके अंदर डाला, जैसे बुआई का समय हुआ उसे कहीं भी लुढ़का दीजिए। और उत्तराखंड में गढ़वाल कुमाऊं में एक कहावत है कि सच्चा बीज होगा तो पत्थर के ऊपर भी उगेगा। ठीक है ना? तो यही कि धरती माता की गोद में जैसे कुछ चला जाता है तो उसे उगना ही है। मैंने बता दिया कि हमने पूरे देश भर की यात्रा की। उत्तराखंड और हिमालयी राज्यों की बड़ी समस्या क्या हो रही है कि वन्य जीव और वन्य जीव हमारी फसलों को नुकसान कर रहे हैं। देखो, हम ना बहुत सारे कामों को मिला करके चल रहे हैं। हम सिर्फ ये नहीं बोले कि आप मोटा अनाज खाए। भाई, अब जो उगाने वाले के लिए मार्केट नहीं मिलेगा और उसने उगाया जंगली जानवर ने खा लिया। भाई, जंगली जानवर ने भी खाना ही है, उसका घर तो हम खा गए, उसका जंगल हम खा गए, उसका जंगल हमारी बनाग्नि, हमारी जो फितरत है उसने खा दिया, जला दिया उसे। तो उसके बारे में भी सोचना है ना। तो उसको भी जंगल में भोजन मिले, हमारी माँ बहनों पर जंगली जानवर का अटैक ना हो, हमला ना हो, हमारी फसलें सुरक्षित रहे और बिना पैसे का ये कार्यक्रम हो, उसके लिए बीज बम अभियान है। तो ये वर्ष 2017 से हम इसे उत्तराखंड में हम लोगों ने उत्तरकाशी से शुरू किया था कि भाई आप जो भी बीज, जो जहाँ जिस क्लाइमेट में आप रह रहे हो वहाँ जब भी बुआई होती है तो बीज बम बनाइए और उसे बना करके 4 दिन सुखाए, उसे जंगलों में डाल दीजिए। तो ये अभी देश के 17 राज्यों तक इस अभियान का विस्तार हो चुका है। इसको लेकर के 9 जुलाई से 15 जुलाई के दौरान एक बीज बम अभियान सप्ताह मनाया जाता है, जब लोग बड़ी मात्रा में चर्चा भी करते हैं और जंगलों में स्कूली छात्र, पंचायत के लोग, यहाँ तक कि अब सरकार ने भी अपने कार्यक्रम में इसे शामिल कर दिया। मनरेगा में लोगों से, महिलाओं से इसे बनवाया जा रहा है और उसे जंगल में डालते हैं। आज अभी तक ये है कि जितने बीज बम जंगल में पड़ते हैं उसमें से 60 से 70% सक्सेस रेशियो है। ठीक है? तो उसमें से जो भी उगता है, हमारी कल्पना ये बिल्कुल नहीं है कि बड़ा जंगल तैयार करना, ना भाई ना, बिल्कुल नहीं। वो वन विभाग करे, वो वन विभाग करे। हमारा तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो जंगली जानवर है, जो शाकाहारी पशु है, उसके लिए जब खाने के लिए नहीं होता और उसके वजह से गोली मिलती, ठीक है ना, तो उसे जंगल में कुछ मिल जाए, कद्दू मिल जाए, तोरी मिल जाए, बेर मिल जाए, जो भी मिल जाए उसके लिए खाने के लिए हो। तो ये बीज बम अभियान है। ये अभी उत्तराखंड से शुरू होकर के जो है अपने 17 राज्यों तक चला हुआ है और लोग धीरे धीरे इससे जुड़ रहे हैं। और मैं आपके न्यूज़ नेत्र के माध्यम से सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी इससे जुड़िएगा। और आपका सरल तरीका है, क्योंकि हम जो शहरी लोग हैं उन्होंने बहुत सारी हत्याएं की है, उसमें एक बीज भी है। बीज की हत्याएं कैसी होती है? देखो, जो घर गांव में आप देखेंगे कद्दू खाते हैं ना, तो माँ जी बीज निकालती है, उसे चौक पे रख के सुखाती है और फिर वो बीज आगे काम आता है। शहर में क्या होता है? निकाला और डस्टबिन में डाला और सुबह को जो है कूड़ा वाला आया, भाई कूड़ा वाला आया, उसमें हमारा बीज भी जा रहा है। और ये बीज का संकट है, ये जो हमारा घरेलू बीज है वो खत्म हो रहा है। तो बीज बम अभियान के माध्यम से हम लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप के पास जो भी बीज है उसे संभालिए। आप खुद नहीं बना सकते, आप हमें भेजिए, हम उसका बीज बम बनाएंगे। हमें सपोर्ट कीजिए, हम बीज बम बनाएंगे। या पास के स्कूल में आप बीज दीजिए, तो वो बच्चे जब बीज बम अभियान सप्ताह होता है तो उस दौरान बीज बम बना के जंगल में डालेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बीज को भी सुरक्षित कर रहा है। और बच्चे के दिमाग में ये भी बात आ रही है कि बीज से पौध बनने का सफ़र कितना लंबा होता है और इसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है। पौध के लिए अच्छी मिट्टी भी चाहिए, अच्छा कंपोस्ट भी चाहिए और अच्छा बीज भी चाहिए। तो वो बच्चा समझ रहा है, प्रैक्टिकल में इसे बच्चे शामिल कर रहे हैं। तो ये है बीज बम अभियान। जी, जैसे आपने बोला बच्चा समझ रहा है, कमाल की बात है। देहरादून में पेड़ बचाने के लिए लोगों को सड़कों पर उतर के
प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, ऐसे समय में आप जंगलों में जो है जानवरों के लिए भोजन की व्यवस्था की तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो हो गया कि बीज बम है क्या, लेकिन इसका जो सर्कुलेशन है कि किस तरीके से विचारधारा लोगों तक पहुंच रही है और ये धरातल पर हो कैसे रहा है, ये किस तरीके से आप करवा पा रहे हैं इसको? देखो, सबसे पहले तो समाज में क्या है ना, कुछ भी चीज को आगे बढ़ाना है या परिवर्तन लाना है, युवा, छात्र, शिक्षक, ये बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं। तो हम लोगों ने जब ये प्रयोग शुरू किया तो फिर वही ध्यान में आया कि इसे आगे कैसे बढ़ाएं। तो हमारे पास स्कूल है, बच्चे हैं और पर्यावरण की शिक्षा तो दी जाती है, तो इससे अच्छी शिक्षा और क्या हो सकती है, ठीक है ना। तो हमने स्कूलों से संपर्क किया और स्कूलों से संपर्क करने के साथ ही स्कूलों को इसमें जोड़ा, और इसमें भी सरकार का सहयोग है। भाई सरकार ने 2022 की बात है, आदरणीय धामी जी ने आदेश जारी किया, सारे जिलों के जिलाधिकारी, सारे ऑफिसर उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और फिर उसके बाद जो सप्ताह भर जो है बीज बम बनाते हैं, जंगलों में डालते हैं। तो ये स्कूली छात्रों हो गए, सेना के जवान हो गए, पुलिस के जवान हो गए और सामाजिक स्वैच्छिक संगठन हो गया, महिला मंगल दल हो गया, इनके माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। क्योंकि इसमें भी पैसे का खेल नहीं है, इसमें भी सीधा ये कि भाई आपने कुछ भी खाया, ककड़ी खाई आपने, वो ककड़ी का बीज अगर ठीक है संभाल के रखिए, और जैसी सीजन आता है, देखो हम तो बड़े धर्मभीरू लोग हैं ना, असूज के महीने पितरों का जो पक्ष होता है उस दौरान पानी भी रखते हैं, भोजन भी रखते हैं, ठीक, पितरों के लिए। तो हम तो बोल रहे भाई पितरों को जो है वैसा क्यों कर रहे हो आप, जंगल में डाल दीजिए ना, पूरा ही भोजन हो जाएगा। कौवा को जो है एक पूड़ी दी जाती है ना, गाय को दी जाती है, कुत्ते को दी जाती है, तो भाई जंगल में डाल दो बीज बम, सारा हो जाए, जीवन भर जो है आनंद हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है और आगे धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, और हमारी प्रयास अभी भी जारी है इसको लेकर के। अभी हम लास्ट टारगेट तक नहीं पहुंचे क्योंकि इसमें अभी बहुत सारी चीजें बाकी रह रखी है जो धीरे धीरे होगी। 17 राज्य आप बोल रहे हैं, कौन कौन से राज्य हैं? ये अपना उत्तराखंड से शुरू कर लो, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, ये अपने साउथ के हो गए, ठीक है। तो ये सारे राज्य, छत्तीसगढ़ हो गया जहाँ पर बड़ा अच्छा लोग इसे करते हैं, बिहार में हो गया, बंगाल में हो गया। असल में क्या है कि हमने जो यात्राएं की थी इस बार की, मेरे एक प्रसंग मैं आपको और बताता हूँ और इनको भी, दर्शकों को भी, हमेशा ना गुरु की बात माननी चाहिए, और इसी कॉन्सेप्ट पर हम भी काम करते हैं। जाड़ी संस्थान इसी पर काम करती है। मेरे गुरु जी है पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी। तो एक बार मैंने उनसे कहा कि गुरु जी कुछ किताबों के नाम बताओ आप, मुझे बहुत ही जानकार बनना है, आपकी तरह बनना है। तो गुरु जी का सीधा था सा जवाब था कि बेटा घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो, यात्रा करो। इन यात्राओं से क्या हुआ, व्यक्तिगत मेरे जीवन पर जो प्रभाव हुआ कि कन्याकुमारी से कश्मीर, बंगाल से देहरादून, पूरा एक नेटवर्क है हमारा साथियों का। कोई स्वैच्छिक संगठन वाला साथी है, कोई स्कूल वाला साथी है, कोई पत्रकार साथी, तो हमारे लोग जगह जगह है। तो हमें अपने विचार को पहुंचाने में जो है ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। मुझे पता है कि बेंगलुरु के बगल में हौसूर एक छोटा शहर है, वहाँ पर हमारे साथी है, भाई हाँ आप वहाँ से आवाज़ उठाइए, आप इसे कीजिए। तो हौसूर में कार्यक्रम हो गया तो पूरा जो है वहाँ पर जो है बेंगलुरु आसपास के लोगों में पता चल लेता है। न्यू जलपाईगुड़ी में कार्यक्रम हो रहा तो उसके अन्य आस पड़ोसी भी उसे जान रहे हैं। तो ये यात्राओं का बड़ा प्रभाव रहा है, और इन्हीं यात्राओं की देन है कि हम जो भी छोटा सा प्रयोग करते हैं उसे देश भर में कैसे ले जाना है उसका असर है जी। तो आपका सफल सफर था। हाँ, ये सब सारे सफल सफर है जी जी। तो जैसे आपने अब तो गढ़भोज हो गया, बीज बम हो गया, आप वो वहाँ तक पहुँचे भी नहीं, आपने एक और अभियान शुरू कर दिया। तो वो अभियान है कल के लिए जल जी। तो कल के लिए जल, क्योंकि हम आज बिस्लेरी के समय में ऐसे गाने भी बनते हैं आजकल। जी जी। मैं बिस्लेरी वाले, ठीक है। तो ये इस तरीके है जो कल के लिए जल है, ये कहाँ से शुरुआत हुई? ये जो बिस्लेरी वाली बहनें हैं ना, उनके लिए हमने तोड़ निकाल दिया है कि वो जो बिस्लेरी का ठप्पा उन पे लगा
उसको निकालने के लिए वो कल के लिए जल अभियान से जुड़े। ठीक है ना। असल में जो हमारे ये अभियान है, चाहे गढ़भोज अभियान हो, बीज बम अभियान हो, इन दोनों के लिए, प्रकृति के लिए, समाज के लिए, जंगली जानवर के लिए, जो भी इस धरा पर है, उसके लिए पानी बहुत आवश्यक चीज है और पानी कम हो रहा है। मैंने कहा ना शुरुआत में, हमारे जो भी अभियान है वह ऐसे नहीं है कि एक फ्रेम वाले के भाई साहब मैं यहाँ से इधर नहीं जाऊंगा। एक दूसरे जुड़े हुए हैं। फसल के लिए पानी चाहिए, आदमी के लिए पानी चाहिए, फसल बचाने के लिए जंगलों में जंगली जानवर के लिए भोजन चाहिए, बीज बम, जंगल बचे उसके लिए जो है आपने जो धारे पनियारे है पुनर्जीवित करने पानी की जरूरत है, उसके लिए कल के लिए जल अभियान। तो ये जो कल के लिए जल अभियान है, असल में क्या है कि हम शुरुआती दौर से नित नए प्रयोग, छोटे छोटे प्रयोग करते रहते हैं, फेल होते रहते हैं, चुप हो जाते हैं, फिर करते रहते हैं, चलते रहते हैं, फिर देर सवेर जब बहुत सारे प्रयोग करने तब कोई सफल हाँ और सफल प्रयोग सामने पर आ जाता है। हम लोग तालाब पहले से ही बनाते थे, चाल ताल खाल जो अपने पहाड़ में होते ही है, हमारे घर से होते। भाई हमारी जब पशु छानी में रहते थे तो हमारे जैसे 3 महीने 6 महीने के लिए जब पशु बुग्यालों के नजदीक जाते हैं, हमारा काम क्या होता था कि बाबा जी तो छान बना रहे, माँ जी पशु देख रही है, हम लोग क्या करें तब तक जो पानी का स्रोत है ना नीचे थोड़ा सा किनारे पे, वहां पर 2 चालें तालाब बनाते थे। एक से खुद को पानी पीने का, ठीक है ना, उससे जो पानी रिसेगा उसे भैंस उसमें पिएगी भी, नहाएगी भी, धोएगी भी, ठीक है ना। तो ये घर से ही असल में हम लोग जो उत्तराखंड के लोग हैं उनका जो जीवन शैली है पूरी वैज्ञानिक है। वो कहा गया कि साहब हम ठेठ थोड़ी ऐसे है, लेकिन हमारे जो भी जीवन शैली सारी वैज्ञानिक है, ठीक है ना। वो हमने फिर धीरे धीरे किया, तालाब बनाए, फिर अगली बार गाद भर गया, किसी ने साफ नहीं किया, जयराम जी की। तो फिर ये इसकी कंटिन्यूटी कैसी बनी रहे, उसके लिए फिर दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों नहीं लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ा जाए, ताकि उसने इस बार अगर तालाब बनाया अगली बार उसकी गाद हटाए। तो हमने लोगों से अनुरोध किया कि अपने पितरों की याद में अपने जन्मदिन पर आप कच्चे तालाब जलकुंड बनाइए। और हम ये नहीं बोले कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है कि नहीं साहब इतनी भाई इतना का बनना, नहीं भाई साहब, अगर आपने जो है भाई 2 फुट लंबा 2 फुट चौड़ा 2 फुट गहरा बना दिया गड्ढा, वही काफी है। आपने अगर 50 लीटर पानी का जुगाड़ कर दिया बहते पानी को रोकने का, तो बहुत बड़ा है। तो ये जो अभियान है ये चामकोट गांव है एक उत्तरकाशी का, अच्छा। वहां से हमने शुरू किया, अच्छा। वर्ष 2021 से इसकी शुरुआत हुई। तो वहां पर लोगों ने, वहां पर 70 परिवार है, हमने लोगों को तैयार किया। वहां पर कोविड के दौरान हमारा बड़ा काम रहा, वहां पर कुछ कैजुअल्टी भी हुई, लोगों को समझा, लोगों से ये बातचीत की, जिसमें पूरा हमारा 7 महीना लगा लोगों को तैयार करने में, 70 परिवार को तैयार करने में 7 महीना लगा। वहाँ पर गंगा सखी संगठन बनता है, लोगों को हम उन्हें समझाते हैं कि भाई ऐसा ऐसा होना है। तो अब पता है 1 साल बाद कितना बड़ा अचीवमेंट सामने पे दिखता है। 3500 जलकुंड कच्चे तालाब वहाँ के लोगों ने बनाए जंगल में, 3500। ये मन की बात का भी हिस्सा रहा, और इसमें मन की बात से पहले पीएमओ के द्वारा सत्यापन हुआ, अच्छा। हमारी अनुपस्थिति में। हमें तब पता लगता है जब जिलाधिकारी महोदय का और मुख्य विकास अधिकारी महोदय का पत्र और फोन आता है, आपको धन्यवाद बधाई। मैंने कहा सर किस बात की, ऐसे सा सत्यापन था और ठीक है रिपोर्ट चली गई। अच्छा। तो लोगों का वो सिर्फ ये था ना कि लोगों के दिमाग में जाने की बात थी, दिल को छूने की बात थी। तो इस अभियान के तहत हम यही कर रहे हैं कि भाई अपने जन्मदिन पर, क्योंकि आपका जो जन्मदिन है किसी का भी, सबसे छोटा 2000 का और सबसे बड़े जन्मदिन तो इतने कि आधा गांव की बारात हो जाए। कई सारी के लोग के जन्मदिन ऐसे होते हैं कि उसमें आधा गांव की बारात हो जाए। तो हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि भाई आप अब मनाइए, एक हिस्सा जो आपने इस धरती से लिया उस पर खर्च कीजिए। आप नहीं कर सकते हैं, हम करेंगे, और हमारे करने से क्या फायदा होगा कि प्रकृति के साथ साथ कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आपकी पहली वाली बात पे आपसे कहना चाहूंगी, जैसे कि लोग आप बोल रहे हैं गाज हटाने के लिए, हाँ गाज हटाने। हमारे पास आज शहरों में हर होटल से लेके आपका एक रिजॉर्ट से लेके सब जगह एक नया ट्रेंड है कि स्विमिंग पूल का। हाँ। आप स्विमिंग पूल को भी साफ करते हैं?
स्विमिंग पूल को बिना साफ किए, बिना क्लोरीनेटेड वाटर डाले, मतलब उसमें क्लोरीन ही आप इस्तेमाल करते हैं, इससे बेहतर आप नेचुरल पानी के स्रोत को साफ कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, देखो ये तो स्विमिंग पूल वाले भाई साहब लोगों से तो मेरा अनुरोध है कि बहुत हो गया। आप अगर अब पानी बचाने की बात नहीं करेंगे, अब कमाइए पैसा, दीजिए सुविधा, हमें स्विमिंग पूल भी चाहिए, हमें ये दुनिया के साथ चलना है, लेकिन जहाँ से ये पानी आ रहा है आपको उसके लिए काम करना होगा। और यही हम लोग कह रहे हैं कि हम जितना पानी पी रहे हैं ये गिलास है, ठीक है साहब, तो कम से कम इतना पानी तो लौटा दीजिए। और लौटाने का माध्यम वही है कि अपने जन्मदिन पर, अपने बाबा के जन्मदिन पर, अपनी बहन के जन्मदिन पर कभी भी आप एक जलकुंड बनाइए और उस पानी को, जो बारिश का पानी बहता हुआ पानी है वो रुकेगा, आपके धारे पनियारे रिचार्ज होंगे, ठीक है ना। अच्छा, आपने स्कूल विद्यालयों से, जैसे आपने गणभोज की भी शुरुआत में कहीं ना कहीं उसको एक माध्यम बनाया, क्योंकि बच्चों के मन में जैसे बचपन से ये जो रोप दिया जाए तो वो बड़े होकर संस्कार में बैठ जाता है, बोलते हैं। तो ऐसे ही बीज बम भी आपने वहीं से शुरुआत की। तो स्कूल अध्यापक आपका बहुत बड़ा माध्यम रहे हैं, चाहे वो पहला अभियान हो, दूसरा अभियान हो, फिर कल के लिए जल में आप बच्चों की बात कर रहे हैं कि शिक्षक और बच्चों को हम माध्यम बनाएंगे। तो किस तरीके से आप उसमें माध्यम बनाएंगे उनको? देखिए असल में क्या है ना, जो शिक्षक है वो जिस तरीके का ज्ञान देगा उस तरीके का समाज होगा, ठीक है साहब। तो बच्चे शिक्षक जो ज्ञान देंगे उसको लेंगे। फिर देखो एक अच्छा डॉक्टर नहीं भी होगा तो चलेगा, 2-4 ही लोग, 10-20 लोग मरेंगे। इंजीनियर नहीं होगा तो पुल टूटेगा। लेकिन अच्छा शिक्षक नहीं हुआ, शिक्षक ने अच्छी शिक्षा नहीं दी तो पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। हाँ ठीक है ना। तो ठीक यही है कि आज स्कूलों में पर्यावरण के पाठ पढ़ाया जाता है और पूरा देश दुनिया में ही जल संकट पर बातचीत हो रही है कि ये क्लाइमेट चेंज के दौर में जो है पूरी दुनिया में ही चर्चा हो रही है। और हम लोग जो हिमालयी राज्यों के लोग हैं, हम पर तो ज़्यादा संकट इसलिए है कि हमारे ग्लेशियर और ये जंगल जल गए तो कितने दूर से ज़मीन से पानी निकालेंगे, क्योंकि तो हम तो 2500 मीटर पर है, 3000 मीटर पर है, तो हमारे पास तो जंगल है, जंगल स्रोत है, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया कि एक विद्यालय एक जल स्रोत, और इसकी शुरुआत हमने एंजल्स इंटरनेशनल एकेडमी मातली उत्तरकाशी, जीआईसी गालूड़धार टेरी गढ़वाल और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कांगड़ा चमियाला टेरी गढ़वाल और जीआईसी कंडारी उत्तरकाशी, यहाँ पर हमने उन लोगों से अनुरोध किया कि आप एक धारे को गोद लो और उसके कैचमेंट एरिया में आप जितने बच्चे हैं उनके जन्मदिन के निमित्त वहाँ पर जलकुंड बनाइए और बीज बम डालिए, ठीक है ना। और फिर बच्चों को आप समझाइए। तो ये वह स्कूल है जिन्होंने जो है इसको शुरू कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि बच्चे एक दूसरे के परस्पर सहयोग की भावना भी जागृत हो रही है कि भाई मेरा आपका जन्मदिन है तो दोनों मिल करके एक तालाब बना रहे, फिर समझा भी रहे कि बारिश का पानी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो बात होती है प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं। पानी का जो जल चक्र है उसको समझ रहे हैं कि हाँ पानी, बारिश का पानी रुकेगा, फिर जो ज़मीन के अंदर जाएगा, फिर नदी का जल स्तर बढ़ेगा, तो वो सारी चीज़ें वो समझ रहा है उस बात को। और वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि जितने गांव उतने स्कूल उतने धारे पनियारे नौले हैं, ठीक है ना। और फिर उन्हें सुरक्षित साफ रखने में जो है बच्चे समझ गए और जुड़ गए, जैसे जुड़ रहे अभी तक, तो पूरा एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है, आ रहा है। तो इसलिए हमने विद्यालय को और बच्चों को जोड़ा कि भाई वो सिर्फ, जैसा मैंने यात्रा में देखा कि बच्चों को जब पूछा गया कि पानी खत्म होगा कहाँ से लाओगे, तो दुकान से लाएंगे, उसको पता ही नहीं पानी कहाँ से आता। तो बच्चे को ही बेसिक जानकारी, आप उसे और जानकारी दे न दे, कंप्यूटर के बिना जिंदा रह जाएंगे। हम लोग तो रहे, हम तो अब सीख रहे हैं, पूरी हजारों हजार पीढ़ियां जिंदा रही, लेकिन भोजन पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए बच्चों को शिक्षा देनी है तो प्रैक्टिकल शिक्षा। अब देखिए स्कूलों में स्काउट गाइड्स हो गया, रेंजर्स रोवर्स रेंजर्स हो गया, एनसीसी एनएसएस, इको क्लब, कई सारे क्लब है और इनकी पूरे साल भर में 8-10 गतिविधियां होती है। तो हम बोल रहे कि भाई नाच गान बंद कर दो। आपने जो अपना बच्चा कुरकुरा खरीदता है, सड़क पर छोड़ता है, अगले दिन रैली निकल जाती है प्लास्टिक हटाओ, पर्यावरण बचाओ, ये नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल बात होनी चाहिए और ये स्कूल है, इन्होंने करके दिखा दिया है।
हम जो भी बात बोलते हैं पहले प्रयोग करके। तो अभी सरकार के साथ बातचीत चल रही है, पूरे राज्य में ये वाला कॉन्सेप्ट दौड़ेगा, इसे सरकार लागू करेगी, लागू करवाएंगे, प्रयास जारी है। लेकिन अभी जो ये प्रयोग हुआ है, ये जो स्कूल है, और दिन पर दिन हर दिन एक नया स्कूल, हर दिन एक नया स्कूल इसमें जोड़ रहा है। और इसमें क्या है कि बच्चे का जो इन्वेस्टमेंट होगा, बच्चों को पता होगा कि इस धारी की सफाई मैंने अगले हफ्ते करनी है, उसे कोई गंदा कर रहा होगा उसे टोकेगा, पानी की बर्बादी हो रही होगी, वो बोलेगा भाई पानी तो मैंने बचाया, मैंने गड्ढा खोदा, फिर बारिश का पानी रुका, फिर इस धारे पे आया, फिर इस पाइपलाइन पर गया, आप बर्बाद करने का हक आपको नहीं है। ये जब समाज में बात जाएगी और सबका इन्वेस्टमेंट वाटर रिचार्जिंग को लेकर के होगा, तो जो ये बर्बादी होती है उसको रोकने के लिए, जो नदियों की हत्याएं हम लोग कर रहे हैं, हम जिस देहरादून में बैठे हुए हैं, कितनी नदियों की हत्या हमने की, हमने खा लिया उसको, हमने पी लिया उसको, पचा लिया उसको। यहाँ सरकार भी है, समाज भी है, सब कोई है, लेकिन नदी की हत्या सामने सामने पर हो रही। क्यों? ये मुर्दा समाज की निशानी है, और हमें समाज को जिंदा करना है, और समाज को जिंदा करने के लिए बच्चे से बेहतर और कोई टूल्स नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, क्योंकि वही बाजार तय करता है, वही फैशन तय करता है, वही राजनीति तय करता है। पानी की राजनीति हो गया। बच्चे बात करेंगे इस पर कि मेरी नदी को किसने खाया है। अभी देहरादून के लिए कल के लिए जल अभियान के अंतर्गत एक जल नीति का ड्राफ्ट बन रहा है देहरादून के लिए, शहर स्पेशली, कि किसने हमारे तालाब खाए हैं, क्यों खाए हैं। तो ये कल के लिए जल अभियान के अंतर्गत हो रहा है, और हाल फिलहाल हमें सुखद परिणाम सामने पर आ रहे हैं। और मेरा सभी से अनुरोध है कि सभी लोग अपने बच्चों के जन्मदिन पर, अपने जन्मदिन पर प्रियजनों की याद में जरूर तालाब बनाएं। और जो ये स्कूल की जो ये नया प्रयोग चल रहा है, उसमें स्कूल को भी सपोर्ट करें, शिक्षकों को भी सपोर्ट करें, क्योंकि कल नहीं तो जल नहीं। और इसके लिए मैं सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप लोग जल नायक बने, और जल नायक बन करके पानी को बचाइए। हम सभी युवाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बीज रोप दिया संस्कार का। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत